Hello everyone. Welcome to my channel Education with SS. वेस्टर्न फिलोसफी की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे प्रैग्मेटिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एज यूजुअल जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो के, जैसा कि सभी फिलोसफी में हम लोगों ने जाना ओरिजिन मीनिंग ऑफ द टर्म प्रैग्मेटिज्म, सिमिलरली मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, तत्व ज्ञान और आचार मीमांसा। उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, देन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और क्रिटिकल इवैल्यूएशन एंड देन चेक द नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले हम देख लें यहाँ पर जो स्टार प्रैग्मेटिज्म में जो स्टार कंट्रीब्यूटर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम जिसमें है C.S. पियर्स और विलियम जेम्स का। इन्होंने फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स में सबसे ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन जॉन डेवी ने एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारा इनका क्रिएशन है, बहुत सारे एफर्ट्स इन्होंने किए हैं और बाय नेम पूछे जाते हैं, जैसे स्कूल एंड एजुकेशन, school and curriculum, school and a child, how do we think, interest and efforts in education, school of tomorrow, reconstruction in philosophy. This reconstruction term is very important in this philosophy. आगे हम इसे समझेंगे। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन ऑफ टुडे। जॉन डीवी के शिष्य जो थे प्यूपिल किलपैट्रिक, इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड का डेवलपमेंट किया। इंग्लैंड में इस दर्शन को जो डेवलप कर रहे थे वो थे शिलर। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स इसमें अपने अपने योगदान देते हैं और जिन्हें समय समय पर हम लोग जानेंगे। प्रैग्मेटिज्म का मीनिंग क्या है? सबसे पहली बात आती है कि इसका ओरिजिन क्या है। इस टर्म का ओरिजिन, जैसा कि यूजुअली ग्रीक भाषा से दो शब्द हैं, प्रैग्मा एंड प्रैग्मेटिकोस, जिसमें कि जो उसका मीनिंग निकलता है वो कार्य है, एक्टिविटी, और यूटिलिटी, व्यवहारिकता। सो टर्मोलॉजिकल मीनिंग इसका प्रैक्टिकलिटी एंड एक्टिविटी, इसीलिए इसका ज्यादातर जो नाम है वो व्यवहारिकतावाद, अर्थक्रियावाद, प्रयोजनवाद और इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म आप सब जानते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी फिलॉसफी अचानक डेवलप नहीं होती है, ये बहुत पहले से डेवलप हो जाती है और बहुत सारे जो आइडियोलॉजीज होती हैं उनमें मिक्सिंग होती रहती है। इसी तरीके से इसका अगर हम ओरिजिन देखें कि प्रैग्मेटिक जैसी फिलॉसफी, प्रयोजन की बात करने वाली फिलॉसफी, या यूटिलिटी ऑफ साइंस को यूटिलिटी की बात करने वाली जो फिलॉसफी है, वो आइडियलिज्म के टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी। तो 16th सेंचुरी में बेकन और लास्ट में कॉम्टे का जो बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, जो आइडियलिस्टिक और न्यू फिलोसफीज का जो एक संगम है, वो कॉम्टे की फिलोसफी में दिखाई देता है। तो बहुत ओरिजिन जो है इसका वो काफी पीछे से है, बट बेसिकली एक न्यू आइडियोलॉजी और एक नए रूप में इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो 19th सेंचुरी अमेरिका में हुआ। और इसमें जैसा कि और फिलोसफीज, हर दर्शन के पीछे कुछ कारण होते हैं, उसको उभरने के कारण होते हैं। इनका भी, इस फिलोसफी के भी डेवलपमेंट का कॉज क्या था? सप्रेशन ऑफ वन सेक्ट बाय द अदर। तो एक वर्ग जो है वो दूसरे को जब दंडित, पीड़ित करता है, तो कुछ थिंकर सोचते हैं कि क्यों नए तरीके से, नए सिलसिलों से सोचा जाए और एक नए दर्शन, एक नए जीवन के राह को चुना जाए, जिससे कि हर जगह सफलता मिले और इस प्रकार की सारी परेशानियों से मनुष्य को छुटकारा मिल सके। इस दर्शन के डेवलपमेंट में आप देखिए कि प्रैग्मेटिज्म शब्द का जो प्रयोग है विलियम जेम्स ने प्रिंट मीडिया में किया था, प्रिंटेड फॉर्म में, बट उन्होंने खुद स्वीकारा है कि 1870s के आसपास, यानी 78 के आसपास C.S. पियर्स ने इसका यूज किया था। और विलियम जेम्स जो इसे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उन्होंने किया है, और इस दर्शन को उन्होंने एक और फ्रेज के रूप में डिफाइन किया है, दैट इज कैश वैल्यू ऑफ ट्रुथ। यानी कि जो ट्रुथ है उसकी कैश वैल्यू क्या है, यूटिलिटी क्या है। तो ये फिलोसफी बेसिकली किसी आइडियलिज्म का विरोध नहीं करती है, बल्कि वो कहती है यूटिलिटी देखो। आइडियलिज्म चलता है सोल, सोल के बाद में विचार और उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी ऑफ लाइफ, ये इसको उल्टा कर देते हैं। यानी कि आइडियाज सोल में को बिलोंग करते हैं, नहीं। सो आइडियाज डज नॉट बिलोंग टू सोल, बट सोल बिलोंग टू द आइडियाज। ये इन्होंने आइडियलिज्म को ही बिल्कुल उल्टी धारा में, दिशा में बहाने की प्रयास किया है, और इसीलिए कई जगह इसको एक न्यू आइडियलिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पे मेटाफिजिक्स। तो सबसे पहले मेटाफिजिक्स में आप देखिए वही क्वेश्चन है, यूनिवर्स किसने बनाया? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इन्होंने ये कही कि यूनिवर्स स्टिल इन मेकिंग है, नो फिक्स रियलिटी, किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप है। और फिजिकल वर्ड ही ट्रू है, कोई स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है। तो इसे बनाने वाला भी कोई नहीं है, नो गॉड,
no spirit, and mind is just an active element, nothing else. But happy living is the best goal, or the goal of life happy living है. लेकिन ये हैप्पी लिविंग कैसे? ना तो नेचर के साथ, ना यथार्थ को जान के साथ, बल्कि इन्होंने कहा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, जितने सीख लिया वो हैप्पी लिविंग जो लाइफ है उसको जी सकता है, वो खुश रह सकता है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, मैंने पहले भी अभी आपको बताया था. नेक्स्ट आता है एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी. दो क्वेश्चन एपिस्टेमोलॉजी के हैं, ज्ञान मीमांसा के, यानी कि कौन सा ज्ञान सर्वोपरि. तो ये कहते हैं कोई ट्रू नॉलेज सर्वोपरि हम कैसे रख दे किसी को, ये तो यूटिलिटी तय करेगी विच नॉलेज इज ट्रू. नो, देयर इज नो एनी फिक्स नॉलेज, तो इसकी बात नहीं करते हैं. और नॉलेज आती कैसे, वो ये कहते हैं कि एक्टिविटी से, द बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी है, नॉलेज इज बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी. और एक्सियोलॉजी में, आचार मीमांसा में भी कोई फिक्स कंडक्ट, फिक्स वैल्यूज को नहीं मानते हैं, लेकिन सोशल एफिशिएंसी को इन्होंने एक्सेप्ट किया है. अब देखिए, सेंसेस को इन्होंने कहा बेसिस ऑफ नॉलेज. सोशल एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम जिससे कि नॉलेज एक्वायर की जाए, तो दिस इज द मीडियम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. एंड इंटेलेक्ट, दैट इज द कंट्रोलर ऑफ नॉलेज. इन दिस वे दिस फिलॉसफी इज एब्सोल्युटली based on utility of the ideas. फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म. अब हम देखते हैं कि फॉर्म्स भी चार प्रकार की फॉर्म्स प्रैग्मेटिज्म में भी डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म. ह्यूमनिज्म का डेवलपमेंट हर फिलॉसफी के साथ देखा जाता है, यानी ये फिलॉसफी ह्यूमन को कहाँ रखती है. तो यहाँ पर ये फिलॉसफी बेसिकली ह्यूमन को सेंटर में रखती है, ना यथार्थ को रखती है, ना प्रकृति को रखती है, बल्कि ह्यूमन को मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसकी यूटिलिटी के आधार पर सारी चीजों को तय करती है कि ये सही, ये गलत, जो यूटिलिटी का है वो सही है, वो और नहीं तो नहीं. तो वॉट एवर फुलफिल माई पर्पज एंड सेटिस्फाई माई नीड इज ट्रू. एक्सपेरिमेंटल कहता है एक्सपेरिमेंटली जो भी कुछ वेरीफाइड हो गए दैट इज ट्रू, जो भी वर्क करे दैट इज ट्रू. और एक इंस्ट्रूमेंटल या इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहते हैं, ऐसे जॉन डेवी ने डेवलप किया, बायोलॉजिकल. इसमें ह्यूमन के लिए कहा जाता है कि ये साइको सोशल बीइंग है, साइकोफिजिकल बीइंग है, और एक इंस्ट्रूमेंट के तरीके से अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल भी करना जानता है और एडेप्ट करना भी जानता है. सही, जॉन डीवी की ये देन है, और इन्होंने ह्यूमन को एक इंस्ट्रूमेंट के तरीके से आवश्यकता पड़ने पर अपनी समस्त संभावनाओं को पूर्ति करने के योग्य बनाने के लिए बल दिया है. और नॉमिनिस्ट जो नामरूप है प्रयोजनवाद, उसमें इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस बेस्ड जितनी भी नॉलेज है जो अनुभव के द्वारा सीखी जाए, ओनली दैट नॉलेज इज ट्रू नॉलेज. अगर ऐसा माने तो ये प्रैग्मेटिज्म का ये रूप है. इस प्रकार से चार फॉर्म्स प्रैग्मेटिज्म की डेवलप होती है, इसके मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के आधार पर. अब हम समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग. ये चीज आपको बिल्कुल पिन पॉइंट करके अपने माइंड में सेट कर लेनी चाहिए कि अगर हम रियलिटी को स्टिल इन मेकिंग मानते हैं कि कोई फिक्स रियलिटी है ही नहीं, जैसे कि नेशनलिज्म कहते हैं कि रियलिटी इज रेडीमेड एंड कंप्लीट इन और एंटायरली, बट फॉर प्रैग्मेटिज्म it is still in making and awaits its parts of completion from the future. तो जब कोई चीज निर्धारित ही नहीं है, अभी बन रही है, तो उसको हम अल्टीमेट कैसे मान लें. सो देयर इज नथिंग अल्टीमेट और इटर्नल. सेकेंड ये बात कहते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रुथ, यानी कि सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति. विलियम जेम्स ने इसमें कहा है, द ट्रूथ इज एन आइडिया, ट्रूथ ऑफ एन आइडिया इज नॉट ए स्टैग्नेंट प्रॉपर्टी इनहेरिएंट इन इट. लेकिन क्या होता है, इट हैपेंस टू द आइडिया, जस्ट आज है, कल हो सकता है कि ये ट्रूथ में ये इसकी जो प्रॉपर्टी है आइडिया की वो ना रहे, तो वो दूसरी चीज सत्य हो जाएगी. तो किसी भी एक विचार को, एक आइडिया को आप हमेशा के लिए ट्रुथ या ट्रू मान लें, अल्टीमेट ट्रुथ मान लें, दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तीसरा जो पॉइंट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में, ये कहता है कि प्रॉब्लम्स आर द मोटिव्स ऑफ ट्रुथ. यहाँ जॉन डीवी ने इसे समझाने के लिए जो बात कही है वो देखिए, वी ओनली थिंक व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड विद प्रॉब्लम्स. हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है, हम तभी सोचना शुरू करते हैं, तब हम सीखते हैं, तब हम सोचते हैं कि इसकी समस्या का हल कैसे करें. इसे और तरीके से समझाने को इन्होंने कहा है, द ओरिजिन ऑफ थिंकिंग, origin of thinking is some perplexity, confusion and doubt. तो जब तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है आपके मन में, कोई डाउट्स नहीं है, तब तक आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे, और नो एक्टिविटी नो नॉलेज. तो इन्होंने नॉलेज के लिए एक्टिविटी को सबसे इंपॉर्टेंट माना है.
नेक्स्ट देखिए, ट्रूथ इज फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जैसा कि शुरू में विलियम जेम्स ने कहा था, फेस वैल्यू ऑफ ट्रूथ, यानी जो से हम सत्य मान रहे हैं उसकी फेस वैल्यू, उसमें यूटिलिटी कितनी है। अगर नहीं है तो वो सच बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो आप उसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। faith in social and democratic values, but most important thing, opposition of fixed ideas and values। अगर आप कहें कि सोशल भी कोई फिक्स आइडियाज हैं, कुछ फिक्स वैल्यूज हैं, नहीं मानेंगे। तो ये पूर्व स्थापित कोई भी परंपराओं को, मूल्यों को, ट्रेडिशंस को ये बिल्कुल नहीं मानते हैं, जब तक कि उनकी यूटिलिटी आज के समय में तय ना हो जाए। अगर आज के समय में उनकी यूटिलिटी तय हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाती है, तो उन्हें भी मान लो। मतलब नकारता नहीं है, बट एज सच फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, फेथ इन प्लूरलिज्म। रस्क ने कहा है, pragmatism see no necessity for seeking one fundamental principle of explanation. It is quite content to admit several principles and accordingly it is pluralistic। तो बहुत तत्ववादी दर्शन है। प्रेजेंट में फेथ है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन बहुत है, एंड इंपॉर्टेंस टू मैन पावर। जॉन डीवी ने कहा है, what do we do not learn from experience, we learn from reflecting on experience। तो जब एक्टिविटी होगी तो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा और उसमें हम चिंतन करेंगे, रिफ्लेक्शन लेवल तक उसमें सोचेंगे, तब हम उसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तब हम सीख सकते हैं। और एक और बात इन्होंने की, द सेल्फ इज नॉट समथिंग रेडीमेड। अब यहाँ पर आइडियलिज्म का उल्टा, सेल्फ इज नॉट रेडीमेड, पहले से मिली हुई कोई संपूर्ण पूर्णता निहित कोई आत्मा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट समथिंग इज कंटिन्यूअस फॉर्मेशन थ्रू चॉइस ऑफ एक्शन। ये एक ऐसी चीज है कि जो हमारे चॉइस ऑफ एक्शन, जो भी हम एक्शन चूज करते हैं करने के लिए, उनके आधार पर हमारा सेल्फ बनता है। अगर हम अच्छे एक्शन चूज करेंगे तो हमारा सेल्फ अच्छा होगा। अगर हम अच्छे आइडियाज, अच्छे एक्शंस को चूज नहीं कर पाते हैं तो हमारा सेल्फ उसी अकॉर्डिंगली उसी तरीके का होगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। यानी धारा जो है, वो फ्लो जो है, वो इन्होंने आइडियलिज्म का उल्टा कर दिया, यानी अपोजिट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म। जॉन लॉक ने, सॉरी, जेम्स रॉस ने सबसे पहले जो प्रैग्मेटिज्म की डेफिनेशन दी, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और पूरे प्रैग्मेटिज्म को क्लियर कर देती है। और मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें हाईलाइट किया हुआ है। देखिए, प्रैग्मेटिज्म इज एसेंशियली अ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी मेंटेनिंग दैट मैन क्रिएट्स हिज ओन वैल्यूज। अपनी वैल्यूज खुद बनाता है इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। अब वो कैसे बनेगा? एक्टिविटीज से। That reality is still in making and avails the part of its completion from the future. That to an uncertainable extent our truth are man-made product। हम जो सत्य है हमारे, वो man-made product हैं, पहले से fixed नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, विलियम जेम्स ने क्या कहा, pragmatism is a temper of mind and attitude। ये एक जीने का तरीका है, एक टेम्पर है, एक एटीट्यूड है, and it is also a theory of nature of ideas and truth, and finally it is the theory about reality। ये कहते हैं रियलिटी ही यही है कि जो कुछ भी ह्यूमन के यूटिलिटी का है, उसे उसी के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं जीता है तो वो असफल होने लगेगा और वो सब अपने जीवन को सही से नहीं जी पाएगा। तो वास्तविकता का सिद्धांत है ये कि आप अपने प्रयोजनों की पूर्ति कर सके, दैट इज प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म को एजुकेशन में समझने के लिए जॉन डीवी के स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल which enable him to control his environment and fulfill his possibilities। तो कंट्रोल द एनवायरमेंट प्रैग्मेटिज्म का मुख्य रूप से ये कहा गया है कि वो कंट्रोल करना भी सीखे, अडेप्ट भी सीखे। ये नहीं कि नेचर के अकॉर्डिंग ही जीना सीखे, वो उसको कंट्रोल करना सीखेगा, तभी अपनी संभावनाओं की पूर्ति कर पाएगा। और जो प्रक्रिया ये सिखाती है वही प्रक्रिया शिक्षा कहलाने के योग्य है। इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। जैसे एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ, जैसा जॉन डीवी ने कहा कि इट इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, बल्कि स्वयं में जीवन है। एजुकेशन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी। जॉन डीवी कहते हैं कि गिव योर पीपल समथिंग टू डू, नॉट समथिंग टू लर्न, एंड द डूइंग of such a nature, doing should be of such a nature as to demand thinking, learning will naturally occur। यानी कि अगर हमारी जो एक्टिविटी है, डूइंग, जो हम काम करा रहे हैं, उसमें थिंकिंग है, कुछ सोचने का, कुछ समझ के करने की चीज है, तो लर्निंग तो अपने आप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो दैट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी। नॉलेज के लिए कुछ ना कराइए, आप एक्टिविटी कराइए, नॉलेज अपने आप हो जाएगी। सो एजुकेशन इज ग्रोथ
as a growth. Education is continuous reconstruction and reorganization of experience. Reconstruct करना, अपने एक अनुभवों को लगातार उन्हीं को लेकर चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं असफल होने लगेंगे। हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, सब समय बदल जाता है, तो उसके हिसाब से हम अपने मूल्यों को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें और उनको रीऑर्गेनाइज कर सकें अनुभवों को। दैट इज एजुकेशन। सोशल प्रोसेस है। जॉन डीवी ने कहा व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन फॉर फिजियोलॉजिकल लाइफ, एजुकेशन इज फॉर सोशल। अगर सोशल बनना है तो एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, तो अब देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। तो मेटाफिजिक्स कहती है नो, नो रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग, नो फिक्स रियलिटी। तो एम्स कैसे फिक्स हो सकते हैं? सो एम्स के लिए ये कहते हैं कि एजुकेशन ही एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना है, अमूर्त है। उसके उद्देश्य कहाँ होते हैं? उद्देश्य तो पर्सन के होते हैं और पर्सन वेरी करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होते हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट हो जाती हैं, चिल्ड्रन टीचर सब ग्रो कर रहे हैं। तो स्टेटेड एम्स जो हैं वो नुकसान कर सकते हैं ज्यादा, दे कैन डू मोर हार्म देन गुड unless they are taken only as suggestion. उन्हें केवल सुझाव के रूप में लिया जा सकता है। So fixed aims का ये बिल्कुल विरोध करते हैं। पर J.S. रॉस ने कहा कि most general aim of education of pragmatist is just creation of new values. The main task of education is to put the educand in the position to develop values for himself. वो अपने लिए values बना सके, इसके लिए उसे तैयार करना, that should be the aim of most general aim of education. जॉन डीवी एक जगह कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीट्यूड दैट कैन बी फॉर्म्ड इज द डिजायर टू गो फॉर लर्निंग। तो सीखने की डिजायर पैदा कर दो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कुछ प्रोबेबल एम्स बनाए जा सकते हैं तो वो हैं जैसे डायरेक्शन टू द इंटरेस्ट, रुचियों को दिशा देना, डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिक एडेप्टिव माइंड यानी अनुकूलन और गत्यात्मक मस्तिष्क का निर्माण करना, सोशल एफिशिएंसी का डेवलपमेंट और स्टूडेंट ग्रोथ यानी कि बालक की निरंतर वृद्धि करना। ये कुछ निर्धारित कुछ उद्देश्यों का सजेशन इस तरफ का लिया जा सकता है। जॉन डीवी ने इस सब को समअप करते हुए कैसे कहा है, देखिए, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज ग्रोथ एंड एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इट इज लाइफ इन इटसेल्फ। तो अब हम लोग देखते हैं प्रैग्मेटिक करिकुलम। तो फिक्स्ड रियलिटी नहीं है, करिकुलम हमको मिलता है एपिस्टेमोलॉजी से, जो बताता है कि कौन सा ज्ञान सत्य है। तो सत्य तो निर्माण की अवस्था में, कोई ज्ञान भी ऐसा फिक्स सत्य हो नहीं सकता, तो फिर फिक्स्ड करिकुलम को भी ये विरोध करते हैं। बट कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। प्रैग्मेटिज्म हैज गिवन सम प्रिंसिपल्स फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन। कहते हैं करिकुलम के कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखें कि उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए। जब तक यूटिलिटी बच्चे को नहीं पता है कि वो जो सीख रहा है, वो जो कर रहा है, उसकी उसके जीवन में आवश्यकता है, नीड है, जरूरत है, तब तक उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो सकता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज इंटरेस्ट। यू कैन सी कि जॉन डीवी ने 4 तरीके के इंटरेस्ट बताए बच्चों के। वो 4 इंटरेस्ट हैं बातचीत की रुचि, टॉकिंग। नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कलात्मक अभिव्यक्ति, डिस्कवरी, खोज करना, और क्रिएटिविटी यानी कुछ ना कुछ बनाना। अब एक छोटे से बच्चे को आप भी अगर जज करें तो आप देखते हैं सबसे पहले आप क्लास में जाते हैं, बच्चा टॉकिंग कर रहा है, आप तुरंत कहते हैं स्टॉप टॉकिंग, डोंट टॉक इन द क्लास। सो हमने क्या करना चाहिए कि डोंट टॉक इन द क्लास की जगह उनकी टॉकिंग में इन्वॉल्व होकर उसकी डायरेक्शन को बदल लें और उसको प्यार से अपनी तरफ खींच लें। सो दैट इज यूज ऑफ टॉकिंग, इंटरेस्ट का यूज करना चाहिए। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज ऐसी बनाए जिसमें आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का की गुंजाइश हो, वहां पर वो यूज कर सके उसे, तो और मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। फिर डिस्कवरी हो, उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो जिससे कि बच्चे को पूरे इंटरेस्ट के साथ उस एक्टिविटी को करने में अच्छा लगे और वो उसके लाने के लिए उसको योगदान दे। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस, अनुभव मिलना चाहिए, नए से नए अनुभव जो है वो करिकुलम ऐसा बने जिसमें बच्चों को दिया जा सके। और करिकुलम में ये भी ध्यान रखें कि अलग अलग विषय अलग अलग कोठरी में बंद करके नहीं पढ़ाने हैं, बल्कि हर विषय को एक साथ इंटीग्रेटेड करके पढ़ाएं। विषयों का इंटीग्रेशन हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा फीचर है, सह संबंधित करके पढ़ाएं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन। जॉन डीवी ने कहा है एजुकेशन इज नॉट एन अफेयर ऑफ टेलिंग और बीइंग टोल्ड बट एन एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब चीजें प्रैग्मेटिज्म की देन है। नेक्स्ट समझते हैं टीचिंग मेथड्स। अल्टीमेटली टीचिंग मेथड्स भी कोई फिक्स टीचिंग मेथड नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ प्रिंसिपल्स का इसमें फॉलो हम कर सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ पर्पसिव लर्निंग,
लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। इस तरीके का जो मेथड है वो है प्रोजेक्ट मेथड, जो कि जॉन डीवी के जो शिष्य हैं, प्यूपिल है किलपैट्रिक, उन्होंने दिया है। इस विधि की जो फीचर्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है? इसमें ग्रुप एक्टिविटी कराई जाती है। ग्रुप एक्टिविटी बेस्ड मेथड है, जिससे कि सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, सब कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर मिलता है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड टीचर क्या है, वो एक गाइड और फ्रेंड की तरीके से बिहेव करता है। तो देखते हैं टीचर की क्वालिटीज क्या बताते हैं। प्रैग्मेटिज्म ने टीचर्स की मुख्य रूप से 3 क्वालिटीज बताई हैं। उन्होंने कहा सबसे पहली बात, टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की नीड और इंटरेस्ट क्या है, उसका नॉलेज उसे पूरी होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज उसे पता होना चाहिए चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जिससे कि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, एक्टिविटी का एनवायरनमेंट की क्रिएट कर सके, बच्चों के लर्निंग का एडेप्टिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरी जो क्वालिटी है टीचर की, वो है फ्रेंड और गाइड होना चाहिए। देखिए टीचर के एस्पेक्ट में आइडियलिज्म टीचर को बहुत हाई रखता है, नेचुरलिज्म उसे बहुत लो, सोशल इविल सोसाइटी का एक अंग मान के बहुत लो कर देता है, दूर कर देता है। और यथार्थवाद कोरी स्लेट कहता है तो थोड़ा हायर रखता है। बट यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म टीचर को बिल्कुल पैरेलल मानता है, फ्रेंड मानता है, एक गाइड मानता है, और ये भी मानता है कि इस एक्टिविटीज को टोटल प्रोसेस में टीचर भी सीखता है और उसके प्यूपिल भी सीखते हैं। तो ये गिव एंड टेक का प्रोसेस है। और चाइल्ड क्या है? सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द एजुकेशन प्रोसेस। अब आते हैं डिसिप्लिन पे। तो जॉन डीवी ने डिसिप्लिन के लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया, जिससे कि आज सबसे ज्यादा इसको हम देख सकते हैं स्कूलों में। ये उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन इज अ मेंटल कंडीशन, एक मानसिक दशा है। आप किसी को चुप करके बिठा दें, शांत बैठे रहो, तो वो बड़ा डिसिप्लिन है, दैट इज नॉट सो। अगर आप किसी बच्चे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट उसको शांत कुछ दिन बिठा देते हैं, कुछ देर बिठा देते हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये बड़ा डिसिप्लिन्ड बच्चा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जैसे ही उस कंडीशन से हटेगा, तुरंत वो अपने मन की करेगा। तो वो डिसिप्लिन तब कहा जाएगा जबकि उसकी मेंटल कंडीशन ही ऐसी हो कि जब भी वो काम कर रहा है तब भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से निभा पा रहा है। तो डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें? थ्रू सोशल एक्टिविटीज एंड थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और आज के स्कूलों में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिससे कि वो सेल्फ डिसिप्लिन में आ सके। तीसरी बात आती है स्कूल से। तो स्कूल्स को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी जॉन डीवी ने कहा है। मिनिएचर ऑफ सोसाइटी किस प्रकार से कह सकते हैं? इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग। और जैसे कि हमारे समाज में हर सेक्ट का, हर वर्ग का, हर प्रकार के लोगों से बनी हमारी समाज होती है, उसी प्रकार से हमारे समाज से आने वाला जो बच्चा है, जो छात्र है, वो भी कक्षा में ऐसे दिखाई दे, ऐसे बैठे, ऐसे उनके साथ ट्रीट किया जाए जैसे कि हमारा पूरा मिनिएचर सोसाइटी जो है वो यहाँ पर बैठी है। इसी अगर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तभी वो एडजस्ट हो पाएंगे आपस में, और फिर अपनी सोसाइटी में वापस जाकर बिल्कुल उसमें बहुत अच्छी से एडजस्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सोसाइटी में जाके अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सो स्कूल को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी के रूप में ही डेवलप करना चाहिए। जैसा कि यथार्थवाद कहता है कि वर्कशॉप है, वर्किंग होना चाहिए। नेचुरलिज्म में कहता है कि नेचर के साथ होना चाहिए। बट इन्होंने कहा कि सोसाइटी जैसा ही बिल्कुल होना चाहिए। इट शुड बी अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। अब हम लोग करते हैं इसका इवैल्यूएशन। सो सबसे पहली बात मेरिट्स में देखते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोजेक्ट मेथड इनकी देना बहुत अच्छा है, ये विधि बहुत अच्छी है। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, सोशल है, डेमोक्रेटिक है, और एजुकेशन को प्रोग्रेसिव और कंस्ट्रक्टिव बनाता है। इंटीग्रेशन इन सब्जेक्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन है। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे हायर एम्स नहीं दिए हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज को इग्नोर किया है, इंपॉर्टेंस कल्चर को नहीं देता है, ट्रेडिशंस को नहीं देता है, और पास्ट अचीवमेंट्स को भी इग्नोर करता है। इनका ये कहना है कि पास्ट को ना देखिए, प्रेजेंट को जिए। जब हम पास्ट को देखेंगे तो हम प्रेजेंट को सही नहीं कर पाएंगे। ये नहीं मानते कि पास्ट के अनुभवों से हम कुछ सीख के और आगे सही कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन ही है, शायद होता है। बट इनका ये मानना है कि प्रेजेंट को ठीक करेंगे तो पास्ट तो अपने आप ठीक हो जाएगा, और फ्यूचर जब प्रेजेंट बनेगा तो उसे भी अच्छा करने की हमारे अंदर एबिलिटी होगी। तो इस प्रकार से ये पास्ट को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और करिकुलम बनाना इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके थोड़ा सा कठिन पड़ता है। कंक्लूजन स्टेटमेंट के आधार पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे रॉस ने कहा
जैसे if idealism makes itself dynamic, then the difference between pragmatism and idealism is reduced. और रस्क ने कहा it is merely a stage of development of new idealism that will do full justice to reality, reconcile and the practical and spiritual values and result in a culture which is the flower of efficiency. So आपने देखा किस प्रकार से आइडियलिज्म अगर इस दिशा में बहता है तो प्रेगमेटिज्म उसको दूसरी दिशा में ऐसे वापस ले जाता है। तो इस अगर स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा डाउन कर दें तो हम प्रेगमेटिज्म को देख सकते हैं कि न्यू आइडियलिज्म के रूप में वो विकसित हुआ, उभरा, ये दर्शन है। नॉलेज चेक करते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस में मैंने अभी बताया कि जैसे आइडियलिज्म, ये डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियलिज्म, इस तरीके के स्टेटमेंट के साथ में पूछा जा सकता है, या प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या है, उनका यूज क्या है, और या रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग, ये जो फ्रेज है इनका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है ये कौन सी फिलॉसफी और इसकी कंट्रीब्यूशन बताइए। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग का मतलब प्रेगमेटिज्म है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उसमें मूल सिद्धांत, पाठ्यक्रम के सिद्धांत, प्रोजेक्ट मेथड और प्लेस ऑफ टीचर एंड टॉट, प्रयोजनवाद के विभिन्न रूप और विद्यालय लघु रूप है कैसे कह सकते हैं, और प्रयोजनवादी अनुशासन कौन सा होता है, इन सब पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग समझते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जैसे डैश सेंटर ऑफ pragmatic philosophy, education should be the byproduct of dash, who said education is life in itself, pragmatism believes in discipline through dash, pragmatic school is compared with miniature of dash, integration is related to dash, and instrumentalism pragmatic philosophy is propounded by dash, project method is propounded by dash, give some name of famous creation by John Dewey वगैरह। तो ये कुछ रेफरेंसेस के साथ में मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपके लिए दिए हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशंस जरूर फीडबैक में दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि मैं इन वीडियोस को अच्छा कर सकूं, आपकी लाइक कर सकूं। थैंक यू।